हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो तुम सब। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम बैक टू द पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेंसरी अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेसिंग। बहुत 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 ज्यादा स्वागत है नंदन, अभिनंदन, बहुत ज्यादा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज पार्ट 5 में। यस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो गया कि यू आर वेलकम। सेकेंड थिंग, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी संडे। यस, कैसा रहा आज, कैसा चल रहा है तुम्हारा वीकेंड? हाउ वाज द वीकेंड? फाइनली बज गए हैं शाम के 4:30 बज गए हैं। तो हाउ इज योर वीकेंड? अभी तक कितना, आधा दिन तो खत्म हो चुका है, तो कैसा रहा? कौन कौन है जो यहाँ पे 12 बजे उठा? कौन ऐसा है जो 11 बजे उठा? बताओ 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 बताओ। बहुत होंगे। और कौन कौन है जो मेरी तरह सुबह के 7, 7:30 बजे तक उठ जाता है, चाहे संडे हो या मंडे? हाँ, टाइम से उठ जाता है। यस, अगर कोई ये हैरान हो रहा है ये जान के कि दीदी 7 बजे उठती है, 7:30 बजे, तो यस, मैं 7:30 मेरा मैक्स होता है, तो मैं उठ जाती हूँ। वैसे वर्किंग डे जो होता है मंडे टू फ्राइडे, मैं उसमें उठ जाती हूँ 6 बजे तक, 5:30 6 बजे तक। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, तो आई वेक अप एट 7 और 7:30। ठीक है, ओके। सो आपस में अगर अपन लोग बात करें तो तुम्हारा, मैं तुमसे अगर और भी कुछ संडे स्पेशल बात करूँ तो क्या खाया तुम लोगों ने संडे स्पेशल? आज क्या रहा ब्रेकफास्ट तुम्हारा? हाउ वाज इट? मेरा तो ऐसे अगर तुम मेरे से पूछो तो मेरा संडे का ब्रेकफास्ट फिक्स होता है। ठीक है, पोहा होता है ना, मध्य प्रदेश का है ना स्ट्रीट फूड, पोहा, पोहा जलेबी होता है ना। बट अपन जलेबी नहीं खाती, मैं सिर्फ खाती नहीं, मतलब मैं ऐसे नहीं खाती, लाइक ब्रेकफास्ट या नहीं करते हम लोग जलेबी। लेकिन पोहा हम, हमारा संडे टू संडे इज लाइक, संडे का ब्रेकफास्ट इज फिक्स, तो वी ईट पोहा। यस, एंड एक स्लाइस ब्रेड भी मैं खाती हूँ। So, ये है मेरा संडे का ब्रेकफास्ट होता है। आप लोगों का तो मुझे तो लगता नहीं है ब्रेकफास्ट होता भी होगा, है ना? डायरेक्ट ब्रंच होता होगा। यस, नो, मे बी, ओके, नेवर माइंड। तो आई होप तुम सब बहुत मजे में हो, बहुत अच्छे हो। यस, ओके। सो विद दिस, लेट्स बिगिन आवर क्लास पार्ट 5 टुडे। यस, ओके। सो जैसा कि तुम लोग जानते हो, कल अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने परसेप्शन शुरू कर दिया था। यस, तो परसेप्शन में हमने क्या पढ़ा था? परसेप्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चूज द कलर टुडे। रेड पहनना है तो रेड रेड यूज करेंगे, है ना? तो कल, जैसा तुम लोग जानते हो, कल हमने परसेप्शन ऑफिशियली बिगिन कर दिया था, जहां पे हमने बेसिक परसेप्शन के बारे में पढ़ा था कि परसेप्शन होता क्या है। यस, क्या होता है परसेप्शन? क्या बताया था मैंने? जब भी अपन लोग कोई भी चीज, हमारा जब सेंसरी रिसेप्टर्स या सेंसरी ऑर्गन्स हमारे जो होते हैं, जब वो किसी भी स्टिमुलस को देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, या जो भी करते हैं, जो भी उनका सेंसरी रिसेप्टर के जो काम है, जो उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो जो भी करते हैं जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड है ना, उन लोगों की स्पेशलिटी, एक्सपर्टीज है, जो वो जिस चीज में उनकी एक्सपर्टीज है उस चीज में वो स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अटेंशन दिया जाता है, जिससे कि वो आपके हायर प्रोसेसिंग वगैरह में जाता है। और वहां जाने के बाद उसकी मीनिंग मेकिंग होने के बाद आपको समझ में आता है कि अच्छा ये चीज ये थी। तो दैट इज अल्टीमेटली कॉल्ड परसेप्शन। क्या कहा मैंने? कि सेंसरी ऑर्गन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं देता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग या स्टिमुलस के बारे में मीनिंग मेकिंग कौन करता है? परसेप्शन। तो परसेप्शन किस बेसिस पे आपका मीनिंग निकालता है? जब भी आप कोई, जैसे मैंने ये मोबाइल देखा, ठीक है, ये मोबाइल है मेरे सामने, अब ये मोबाइल से ना अभी नोटिफिकेशन की साउंड आएगी, आएगी मत नहीं आएगी, मतलब मैंने अभी उसको वो कर रखा है, म्यूट कर रखा है। लेकिन जब मैं इसको ऑन रखती हूँ, रिंग मोड पे डालती हूँ, तो इसके ऊपर नोटिफिकेशन आता, तो मेरे कान ने सुना कि नोटिफिकेशन आया, मेरे आंखों ने देखा कि नोटिफिकेशन कैसे पॉपअप किया। ये दोनों रिसेप्टर्स जो हमारी आईज और ईयर्स है, वो क्या करेंगे? इस चीज, इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उसको, हमारा जो है अटेंशन उसके ऊपर जाएगा, है ना, उसके ऊपर ध्यान हम देंगे। ध्यान देने के बाद क्या होगा? ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड हुई है बाय द सेंसरी सिस्टम, और इसको जो थोड़ा और ज्यादा
आगे बढ़ाया गया है बाय अटेंशन, वो चला जाएगा हमारे हायर ब्रेन प्रोसेसिंग में इन ऑर्डर टू नो कि क्या है, इस इन ऑर्डर टू नो कि इसका मतलब क्या है, कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। तो वहां पे विथ माय लर्निंग, विथ माय एक्सपीरियंसेस, विथ माय मेमोरी, हर एक चीज, मेरा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, हर एक चीज को के मद्देनजर रखते हुए ये समझा जाएगा कि ओ अच्छा ये फोन है, फोन में से मैसेज आया है, तो ये मैसेज का साउंड भी है और इसने मैसेज देखा भी है, इसने नोटिफिकेशन देखा भी है। तो ये मीनिंग मेकिंग जो हुआ ये पूरा, दैट इज ओनली कॉल्ड परसेप्शन, जो आपके पूरा उस पर रिलाई करता है यूजिंग लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, इमोशन एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो हमने परसेप्शन की मीनिंग पढ़ी थी। परसेप्शन की मीनिंग क्या होती है, जहां पर जो इंफॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन ने हमें दिया, सेंसरी रिसेप्टर ने जो कलेक्ट किया, उस इंफॉर्मेशन को जब हम पहचानते हैं और उसको एक जब मतलब देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। हर इंडिविजुअल का परसेप्शन अलग अलग तरीके से होता है, इट इज वेरी यूनिक टू ईच इंडिविजुअल, ये अपन लोगों ने कल पढ़ा था। यस, और वो अपने तरीके से ही करते हैं। तो परसेप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को, इसका मतलब ये भी है कि हम उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इन आवर ओन वेज, हम उसको अपने नजरिए से कंस्ट्रक्ट करें। तो मैंने तुम्हें बताया था परसेप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड नजरिया, तो नजरिया सबका अलग अलग होता है एंड परसेप्शन चेंज भी होता है। तो परसेप्शन इज नॉट लाइक कि अगर मैंने किसी इंसान के बारे में एक परसेप्शन बना लिया कि वो बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान के बारे में मैं परसेप्शन फिर चेंज नहीं कर सकती हूँ। उस इंसान के बारे में परसेप्शन में फिर चेंज कर भी सकती हूँ कि वो खराब है, एज ऑन द बेसिस ऑफ कि उसने मेरे साथ कुछ खराब किया है कि कुछ अच्छा किया। ठीक है, मुझे समझ में आया मेरे बालों को क्या हो गया, उड़े ही लग रहा है, उड़े उड़े से लग रहा है। खैर, अब इसके बाद हमने फिर परसेप्शन की प्रोसेसिंग अप्रोचेस देखे थे कि परसेप्शन किस बेसिस पे होता है। तो दो अप्रोच हमने पढ़े थे, एक हमने क्या पढ़ा था, बॉटम अप प्रोसेसिंग, और एक हमने क्या पढ़ा था, टॉप डाउन प्रोसेसिंग। यस, बॉटम अप प्रोसेसिंग में हमने क्या समझा था कि बॉटम अप प्रोसेसिंग हम तब करते हैं जब हमारे पास ऐसे बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उसको जब हम क्लब करते हैं, साथ में लाते हैं, देन वी उसको वी इंटरप्रेट एज एन होल ऑब्जेक्ट, है ना, एक पूरा ऑब्जेक्ट हम उसको परसीव करते हैं। टॉप डाउन में क्या होता है, हम किसी भी चीज को पहले पूरा ऑब्जर्व करते हैं एंड उसके बाद उसके पार्ट्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो अच्छा इसके ये पार्ट्स होते हैं। जब भी हम गाड़ी देखते हैं, कार देखते हैं, है ना, जब भी हम कार देखते हैं तो हम कार को एज अ होल देखते हैं, फिर हम बाद में उसके पार्ट्स देखते हैं, ओ अच्छा इसके व्हील ऐसे हैं, इसके स्टीयरिंग व्हील ये है, इसकी रियरिंग बैक सीट ऐसी है, इसका सीट बेल्ट ऐसा है, इसका म्यूजिक सिस्टम ऐसा है, इसका एयर कंडीशनर। हम उसके पार्ट्स पे बाद में नोटिस करते हैं, लेकिन पहले हम उसके पूरे कार को एज अ कार देखते हैं। यस, यस और नो। जब भी आप शोरूम जाते हो या कहीं भी जाते हो कार वगैरह देखने के लिए, स्कूटर देखने के लिए, तो आप पहले उसको एज अ होल देखते हो। क्या आप उसको उसके अलग अलग पार्ट्स में देखते हो? नहीं, आप उसको एज अ होल देखते हो। दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन प्रोसेसिंग, जहां पे आप एक ऑब्जेक्ट को उसी फॉर्म में एज अ होल रिकॉग्नाइज करते हो, राइट। लेकिन अगर मैं बॉटम अप प्रोसेसिंग की बात करूं, मान लो कार के सारे पार्ट्स, ऐसे तुम कबाड़ की दुकान में चले गए, है ना, कार की जो कबाड़ी वाला जो दुकान होता है उसमें तुम चले गए, जहाँ पे सारे पार्ट्स तुम्हें मिल जाएंगे। अब तुमने वहां पे जाके क्या देखा, वहां पे बहुत सारे पार्ट्स पड़े। अब तुमने क्या किया, कुछ कुछ पार्ट्स को जोड़ा तुमने, और तुम्हारे सामने कुछ कुछ पार्ट्स रखे और तुमने उन सबको मेंटली जोड़ा और तुमने उसको परसीव किया, ओ अच्छा ये कार का मॉडल, ये कार के पार्ट्स। गॉट इट? समझ में अब आ रहा है तुम्हें क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मैं और अगर तुम्हें आसान भाषा में समझाऊं तो मेरी मे बी रिलेट या नहीं रिलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम केक खाते हो, जब तुम केक खाते हो, क्या तुम केक को एज अ केक देखते हो या ये देखते हो कि अच्छा इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स डले, कैसे देखते हो? एज अ होल देखते हो, एज अ केक पूरा देखते हो, है ना, कि चॉकलेट का केक है सुंदर सा, उसके ऊपर से चॉकलेट की टॉपिंग्स डली हुई है, चोको चिप्स डले हुए हैं, है ना, गनाश डला हुआ है। ये मत बोलना दीदी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मुझे भी खाने का मन कर रहा है, बट कोई बात नहीं, अपन लोग एक ही बोट पर है ना। चलो, मैं नहीं खा रही तो तुम भी नहीं खा सकते अभी। ओके, तो उसको तुमने एज अ होल केक देखा, ऐसा तो नहीं है कि तुमने उसको पार्ट्स में देखा, नहीं ना, एज अ होल केक देखा। दैट इज योर टॉप डाउन प्रोसेस। बॉटम अप क्या होगा? बॉटम अप इज बेसिकली जब मान लो तुम केक बना रही हो,
जब तुमने किसी को देखा कि उसने बटर लिया है, शुगर लिया है, मिल्क लिया है, व्हीट फ्लोर लिया है, मतलब आटा लिया है, मैदा लिया है, नमक लिया है ना, कोको पाउडर लिया है, ये सारी चीजें यूज करते, और तुमने ये सब चीजों को देख के क्या समझ में आया, ओ अच्छा ये इंसान ना केक बनाता है। अब तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी आया, क्योंकि मैंने इसके बारे में इसलिए इस टॉपिक में मैंने इतना एम्फेसाइज किया बिकॉज इसके ऊपर एक डिफरेंस का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। टॉप डाउन प्रोसेसिंग एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग में फर्क क्या है। ओके, नाउ टॉप बॉटम अप इज बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट के फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं, एंड टॉप डाउन इज बेसिकली जब हम किसी एज अ ऑब्जेक्ट को पूरा पूरा रिकॉग्नाइज करते हैं या स्टिमुलाई को पूरा पूरा रिकॉग्नाइज करते हैं। यस, फिर हमने कल अपन ने पढ़ा था कि परसीवर दैट इज यू, मी, एवरीवन, जो हम लोग चीजों को परसीव करते हैं, तो हमारी परसेप्शन जो होती है, जो परसेप्शन, जो किसी भी चीज को परसीव करता है, जो परसेप्शन के प्रोसेस में, जो परसेप्शन का प्रोसेस यूज करता है, दैट इज कॉल्ड परसीवर। तो परसीवर का, जब परसीवर मतलब क्या, जैसे कि हम, तुम, कोई भी, हम लोग किस बेसिस पे कोई परसेप्शन करते हैं, किस चीज के बेसिस पे हमारा परसेप्शन काम करता है, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या, कि आपको किस तरीके की नीड है, उस तरीके से आप सामने वाली चीज को देखोगे कि क्या वो आपको, आपकी जरूरत या आपकी इच्छा को पूरा कर सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी है। अब इतनी भूख लगी है कि तुमने, तुम्हारे घर के पास, तुम्हारे घर में ना कुछ कुछ ऐसे ऐसे पेंटिंग्स लगे हुए हैं जहाँ पे खाने की पिक्चर, तो तुम्हारा बस चलेगा तो तुम उसको ही खाना समझ के खा भी पाओ, खा लोगे। मतलब तुम्हारा परसेप्शन इस तरीके का है। तुम्हारा मोटिवेशन अभी क्या है, तुम्हारी नीड, तुम्हारा हंगर, तुम्हारी भूख इस तरीके की है। अभी अगर तुमने घर में कुछ भी देखा, इवन कुछ भी, एज रैंडम एज आई वुड से, मतलब वो अ, पोहा, पोहा होता है ना, क्या बोलते हैं, राइस फ्लेक्स, है ना, कच्चा, तुम क्या करोगे, तुम इतने ज्यादा भूखे हो कि तुम उसको भी ऐसे उठा के खाने लग जाओ। मतलब इट इज बेसिकली कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, मोटिवेशन में वी ऑफन से कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपकी नीड को पूरा कर सके, आप उसको एज अ, अब वो आप उसको उसी तरीके में परसीव कर लेते हो, है ना। कोई एक ऐसी, कोई ऐसा, ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज जो आपकी जरूरत को पूरा कर सके, है ना। तो एक ऐसा एग्जाम्पल हुआ था जहाँ पे ये देखा गया था कि जो भी बहुत भूखे लोग हैं, जब उनको कोई इमेज दिखाई गई, एक ऐसी इमेज दैट इज एम्बिगुअस, दैट इज क्वाइट वेग, मतलब उसका कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या है, पिन पॉइंट नहीं कर सकते, वो कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए एप्पल हो सकता है, तुम्हारे लिए ऑरेंज हो सकता है, किसी और के लिए बनाना भी हो सकता है, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो उस, जब ये वाला पिक्चर किसी इंसान को दिखाया था जो बहुत भूखा है, तो उस इंसान ने उसमें क्या परसीव किया होगा, खाना। तो क्यों, क्योंकि वो इतना भूखा था, तो उसकी भूख ने उसको मोटिवेट किया कि इस ऑब्जेक्ट को वो एज अ खाना परसीव करे। अब समझ में आया, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। एक था मोटिवेशन फैक्टर, दूसरा होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जो चीज जैसे चल रही है आप उसको उसी तरीके से परसीव करोगे। अब ये चीज आपका टाइम रिलेटेड हो सकता है, स्पेस रिलेटेड हो सकता है, प्लेस रिलेटेड हो सकता है, बहुत चीज रिलेटेड हो सकता है। एक्सपेक्टेशन इज व्हाट, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसी चीज आपके साथ होगी, जरूरी नहीं है कि होगी ही होगी, मतलब उसका रिजल्ट गारंटीड है, ये श्योरिटी का ही नहीं है, लेकिन हाँ, आप इस चीज को ऐसा देखते हो कि ये ऐसी ही होगी, मतलब ऐसा हो सकता है। तो इट इज बेसिकली a tendency to see what you have expect to even see when the result do not accurately वो होता है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, मान लो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है कि शाम के 7 बजे तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए पेस्ट्री लेके आएंगे। ओके, तो तुमने एक्सपेक्ट किया, अब शाम के 7 बज गए, डोर पे नॉक हुआ, तुमने क्या एक्सपेक्ट किया कि आपके पापा है, लेकिन आपने जब दरवाजा खोला तो पता चला वो कोई और डिलीवरी वाला है, ब्लिंकिट या जेप्टो वाला है। एक्सपेक्टेशन क्या थी, पापा आए होंगे, तो आपने वैसा परसीव किया, लेकिन कौन आया, जेप्टो वाला। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया वो गलत है, उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा सही ही होगा, जरूरी नहीं है, बट आप उसको उसी तरीके से देखने की कोशिश करते हो। ठीक है, देन वी हैव कॉग्निटिव स्टाइल, इज बेसिकली किस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को देख रहे हो, उसके साथ डील कर रहे हो, तो उसका एक कंसिस्टेंट वे होता है।
तो इसमें एक होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज को पार्ट्स में डिवाइड करके देख परसीव करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस ऑब्जेक्ट को पूरा एज अ होल, क्या भी मैंने बताया था, बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है बट इसमें नाम चेंज होता है। जो लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ होल पूरा देखते हैं, डाटा आर कॉल्ड फील्ड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, एंड जो लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं, उनको हम कहते हैं दैट इज बॉटम अप प्रोसेसिंग, वो लोग होते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। यस, इसके बाद हमारे आ जाता है लास्ट पार्ट, दैट इज कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस। कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस क्या, अगर आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ने आपको इतनी ज्यादा एक्सपोजर आपको दिया है, तो आप किसी भी चीज को परसीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्राइबल में हैं, अगर आप ट्राइब, कोई इंसान अगर ट्राइबल एरिया से है, उसको अगर हम किसी भी तरीके का पिक्चर वगैरह दिखा दें, फोटो फ्रेम्स दिखा दें, पिक्चर अबाउट द नेचर होगी, पिक्चर अबाउट द माउंटेन, पिक्चर अबाउट द ट्री, पिक्चर अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन माउंटेन एंड सी, कुछ भी अगर हम ऐसा उसको पिक्चर के फॉर्म में दिखा, जो वो एवरीडे अपने रियल फॉर्म में देख रहा है, उसको अगर हम पिक्चर के फॉर्म में दिखाएंगे, क्या वो उस चीज को परसीव कर पाएगा? क्या वो उस चीज का मतलब निकाल पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में फोटो टाइप की चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यस, हम पिक्चर देख के समझ सकते हैं अच्छा ये इतनी दूरी का इमेज, यस, बट वो इंसान जो ट्राइबल एरिया का है, ट्राइबल ग्रुप से आया है, वो नहीं बता पाएगा कि इस दो इमेज के बीच में, ये पहाड़ जो पिक्चर में, जो पहाड़ और जो नदी है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। वो ये डिस्टेंस नहीं बता पाएगा, वो ये नहीं परसीव कर पाएगा कि ये एक पेड़ है, इवन दो उसका पूरा नेचर, उसका पूरा घर ही वही है, जंगल है, लेकिन वो पिक्चर में उस जंगल को परसीव नहीं कर पाएगा। तो ये भी होता है कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग अवेलेबल टू पीपल इन डिफरेंट कल्चरल सेटिंग आल्सो इन्फ्लुएंस देयर परसेप्शन। तो इसमें यही सारी चीजें हैं, डिस्टेंस नहीं बता पाना, पिक्चर्स गलत बताना, इवन जो वो लोग जो बर्फ में रहते हैं, है ना, एस्किमोज जो रहते हैं, वो लोग आपको, हम क्या बोलते हैं, बर्फ, हिंदी में बर्फ, इंग्लिश में स्नो और आइस, इतना ही बोलते हैं ना। एस्किमोज के पास कम से कम 40-50 शब्द होते हैं अलग अलग तरीके के स्नो को बताने के। हमारे लिए वो स्नो स्नो ही है भाई, सफेद रंग का बर्फ है, लेकिन एस्किमोस उस सफेद बर्फ में 50 वैरायटी बता देंगे कि ये इस टाइप का बर्फ है, ये इस टाइप का बर्फ है, ये बर्फ, ए बर्फ, जो ए बर्फ है वो बी बर्फ से कैसे डिफरेंट है, वो उतना उसको पता है, लेकिन क्या इतना हमें पता है? नहीं। इवन द सेम, ऐसा ही बहुत सारा हमारे पास एग्जाम्पल है। तो परसीवर का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, क्योंकि किस तरीके से हम अपनी चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी चीजों को प्रोसेस कर रहे हैं, वो हमारे कल्चरल कंडीशन, पर्सनल, सोशल चीजों पे डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं, मैंने शुरुआत में कहा था कि जरूरी नहीं है जो आपने परसेप्शन बना लिया वो हमेशा सही हो। कभी कभी हमारे परसेप्शन हम उसको अपने टाइम के हिसाब से चेंज भी करते हैं। ओके, तो कल हमने पढ़ा था इतना कुछ, कल का रिकैप हो गया फटाफट। ओके, आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इन द परसेप्शन टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता दूं, इस ये वाला पार्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर 4-6 मार्क का क्वेश्चन तुम आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हो, आसानी से। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी पर्टिकुलरली किस एस्पेक्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इज दिस। मैं बताऊंगी क्या होता है, मैं सब तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट यस, इस पे तुम्हारा क्वेश्चन आता है, और इवन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हारा इसमें काफी ज्यादा पूछा जाता है। ओके, 1 मिनट का पानी का ब्रेक लेते हैं एंड देन अपन लोग इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप किसी भी तरीके का परसेप्शन करते हैं, यस, पानी पी लिया, सबका ब्रेक खत्म, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू दिस। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी भी तरीके का परसेप्शन करते हैं, जब भी हम किसी चीज को परसीव करते हैं, तो उसको हम किस फॉर्म में परसीव कर रहे हैं? किसी भी चीज को जब हम परसीव करते हैं, उसका एक सिद्धांत है, उसका एक प्रिंसिपल है ना। जैसे तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब वो प्रिंसिपल नहीं जो तुम्हारे स्कूल में राउंड लगाती हैं, वो नहीं, लगाते हैं वो वाले प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल मतलब तुम्हारे स्कूल की कुछ वैल्यूज हैं, सिद्धांत है जिसके ऊपर तुम्हारा स्कूल चल रहा है। वैसे ही हमारा परसेप्शन का भी एक सिद्धांत है कि हम हर किसी को ऐसे ही परसीव नहीं करते, परसीव करने का एक तरीका है, परसीव करने की एक पीछे में कोई थ्योरी है, कुछ वैल्यू है, कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, है ना, जो हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। यस, ओके। तो ऐसा माना जाता है जब भी हमारा जो विजुअल फील्ड होता है, जो हम जो देखते हैं, है ना, उसका जो देखने का जो एरिया है, उसमें आपके बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। जब भी आप कोई चीज को देखते हो तो उसमें काफी सारे एलिमेंट्स साथ आते हैं, कलर आ जाएगा, शेप आ जाएगा, पॉइंट्स का लाइन, सब कुछ आ जाएगा। यस, लेकिन हम इन एलिमेंट्स को कैसे परसीव करते हैं? कैसे परसीव करते हैं इन, जब भी देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मोबाइल, अब इस मोबाइल को मैं कैसे परसीव करती हूँ? इस मोबाइल को मैं इसी कलर के बेसिस पे, इसमें जो ये लाइंस बनी है इसके बेसिस पे, इन सब चीजों पे मैं परसीव कर सकती हूँ। मतलब मेरे विजुअल फील्ड इसको इसी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन इसके बारे में कलेक्ट करेंगे। लेकिन जब मैं इसको परसीव करूँ, क्या मैं इसको इसके अलग अलग पार्ट्स के बेसिस पे परसीव करूंगी, इसको एज अ पूरा होल देखूंगी? अच्छा ये तो फोन है, कैसे करूंगी? एज अ होल देखेंगे, राइट, वेरी यस। तो जब भी हम किसी चीज को परसीव करते हैं तो हम उस, जब हम कभी भी इन सारी एलिमेंट्स को, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनको जब हम परसीव करते हैं तो इनको हम एज अ होल या कंप्लीट ऑब्जेक्ट परसीव करते हैं। अभी तक हम शुरू से यही बात कर रहे हैं, है ना, कि हम किसी भी चीज को जब देखते हैं तो एज अ होल परसीव करते हैं, उसके पार्ट्स में उसको परसीव नहीं करते। वैसे ही जब भी हम बाइसिकल देखते हैं, कोई भी साइकिल देखेंगे, बाइसिकल है ना, जब भी हम बाइसिकल देखेंगे तो क्या तुम उसको कंप्लीट ऑब्जेक्ट में देखते हो, या ये देखते हो कि अच्छा इसकी पहिए अलग है, इसका हैंडल अलग है, इसके पैडल अलग है, कैसे देखते हो? सबको साथ में देखते हो ना, एज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट देखते हो। जब तुम बाइसिकल देखते हो उसको तुम एज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट देखते हो, ये नहीं देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का ये कलेक्शन है। यस, तो ये जो प्रोसेस है जहां पर हम अपने विजुअल फील्ड को, जो हमारी विजुअल फील्ड है जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे आ गए हैं, जब हम उस पूरे विजुअल फील्ड को ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड ऑर्गेनाइज करके किस चीज में देखते हैं? एक मीनिंगफुल होल में देखते हैं, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट में देखते हैं। समझ में आया? फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सुनो ध्यान से। जो हमारे विजुअल फील्ड में एलिमेंट्स होते हैं, जब भी हम किसी चीज को जब देख रहे हैं तो उसमें काफी सारे हमारे एलिमेंट के फॉर्म में वो चीज हमारे दिमाग में आ रही, लेकिन क्या हम उसको उस एलिमेंट के फॉर्म में परसीव करते हैं या एज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट परसीव करते हैं? एज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट परसीव करते हैं। आया तो हमारे पास एलिमेंट में इंफॉर्मेशन है, लेकिन एलिमेंट और कंपोनेंट या पार्ट कुछ भी बोल दो तुम, उसमें आया है, लेकिन हमने क्या किया? उसको पूरा ऑर्गेनाइज करके एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट में हमने उसको परसीव किया। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर हम एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके एक कंप्लीट मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट में हम उसको देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्म परसेप्शन। क्या कहते हैं हम इसे? फॉर्म परसेप्शन। किसी भी चीज की फॉर्म को, आकार को जब हम परसीव करते हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड फॉर्म परसेप्शन। गॉट इट? गॉट इट? ना समझ में आया? अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्यों हम किसी भी चीज का से टॉप डाउन प्रोसेसिंग पे फोकस करते हैं? ओके, नाउ नाउ अब तुम्हें ये भी लगेगा कि कैसे अलग अलग किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम एज अ मीनिंगफुल होल में रिकॉग्नाइज करते हैं। अलग अलग पार्ट्स है तो अलग अलग पार्ट्स भी देख सकते हैं, क्यों हम उसको जोड़ के एज पूरा ऑब्जेक्ट देख लेते हैं? ये तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा, है ना? तुम्हें ये भी लगेगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस
प्रोसेस को लाइक इनहांस करते हैं और जो इस प्रोसेस को कम करते हैं। यस, चलो अब आ जाते हैं, तुम्हारा थोड़ा सा फिलोसफी के बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा अब ज्ञान देखो। वो गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट, गेस्टोल्ट कौन है? गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट चैप्टर याद है, पढ़ा था गेस्टोल्ट साइकोलॉजी के बारे में, जहाँ पे हम किसी भी चीज को एज अ होल देखते हैं, इवन दो वो उसके पार्ट्स में होता है लेकिन हम उसको एज अ होल देखते हैं, रिमेम्बर? यस, तो गेस्टोल्ट साइकोलॉजी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करी है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड आंसर, जैसे था ना हमारी क्लास में सबको एक अच्छे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा आंसर हम एक टॉपर का मानते हैं, वैसे ही इस सवाल के जवाब के लिए कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को एज अ मीनिंगफुल होल में ऑर्गेनाइज करके परसीव करते हैं, इस सवाल का जवाब बहुत लोगों ने दिया, लेकिन सबसे बेहतरीन आंसर, सबसे नायाब और सबसे खूबसूरत आंसर दिया गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट। गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन कौन लोग थे? कौन कौन थे इसके अंदर? एक थे मैक्स वर्डिमियर जो इसके फाउंडिंग फादर थे, एक थे कोफका, कोफका बोला मैंने, कोफ्ता नहीं बोला, मार खाने वाली हरकतें नहीं करनी है, कोफका बोला मैंने, ओके? कोलर, कोफका एंड वर्डिमियर, मैक्स वर्डिमियर, ओके? इन तीनों ने मिलकर, ये तीनों जो थे मोस्ट प्रोमिनेंट गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, इन तीनों ने मिलकर इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब दिया है। अब क्या बेहतरीन जवाब है ये सुनिए। गेस्टोल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टोल्ट का मतलब होता है एक नॉर्मल रेगुलर ऑब्जेक्ट फिगर फॉर्म, कुछ भी जो भी तुम कहना चाहो। गेस्टोल्ट मतलब एक नॉर्मल फिगर, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट का एक आकार, ओके? गेस्टोल्ट इज दैट। इन साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्टिमुलाई को परसीव करते हैं तो हम उसको उसके डिफरेंट डिस्क्रीट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स में नहीं करते हैं, लेकिन एज अ ऑर्गेनाइज्ड होल में करते हैं जिसका एक आकार होता है। समझ में आया? ये एक पार्ट है। इस ये पार्ट मान लो ये पिज्जा के स्लाइसेस हैं। अब जब तुम्हारे पास पिज्जा के सारे स्लाइसेस जैसे अलग अलग है, क्या तुम इसको अलग अलग पिज्जा का स्लाइस देखोगे या तुम इन सबको जोड़ लोगे मेंटली एंड इसको परसीव करोगे कि एक ही पूरा पिज्जा है? तुम यस, तुम इसको पूरा, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें, ये तुम यही बोल रहे होगे, तुम्हारे मन में भी यही चल रहा होगा कि हाँ इसको तो हम पूरा एक पिज्जा का स्लाइस माने। एग्जैक्टली यही इनका पॉइंट। गेस्टोल्ट का मतलब एक रेगुलर फिगर, एक रेगुलर आकार, एक रेगुलर शेप। गॉट इट? अब इनके हिसाब से जब भी हम किसी एक स्टिमुलाई को परसीव कर रहे हैं तो हम उसको उसके अलग अलग इसमें नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक पूरे ऑब्जेक्ट में करते हैं, क्योंकि जब हमने इनको एक पूरे साथ में मिला के परसीव किया, एज अ होल परसीव किया, तो इसका एक डेफिनेट फॉर्म बना, इसका एक आकार बना। क्या बना आकार? सर्कल। क्या इसका कोई आकार बना? ये सब अलग अलग है, क्या इसका कोई मीनिंग बना? नहीं। लेकिन क्या इसका मीनिंग बना? हाँ, इसका मीनिंग बना। तो यही ये कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जब हम कोई एक किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ होल परसीव करते हैं rather than द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट पार्ट, उसका एक डेफिनेट फॉर्म होता है। उनके हिसाब से जो फॉर्म है इस ऑब्जेक्ट का, वो उसके पूरे आकार साथ में मिल समझ में आता है, जो उसका एक्चुअल आकार है, जो उसका एक्चुअल वो है, मतलब फॉर्म है ना, जो वो एक्चुअली है, वो तभी समझ में हमें आएगा जब वो साथ में हमें एज अ होल दिखेगा, तब नहीं जब, और वो तब अलग हो जाएगा जब उसको हम पार्ट्स में देखेंगे। समझ में आया नहीं आया? फिर से समझाती हूँ, सुनो। आई नो थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकता है बट बहुत सिंपल है, ऐसा समझो। किसी भी चीज को जब तुम उसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में, अगर तुम उसको इसके एलिमेंट्स में देखोगे तो क्या
तुम्हारा परसेप्शन अलग होगा। लेकिन मान लो ये है तुम्हारे पिज्जा के पास, तुम्हारी मम्मी ने पिज्जा ऑर्डर किया, एक लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किया, वो मार्गेरिटा चीज डबल चीज पिज्जा था, है ना, और उसमें चीज बर्स्ट भी डला हुआ था। तुम बोलोगे दीदी आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, हमारे मुंह में भी आप पानी डाल रहे, यस, मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। खैर, तो तुम्हारी मम्मी ने पिज्जा मंगवाया और पिज्जा 8 स्लाइस का मतलब लार्ज साइज का था। तो लार्ज साइज में कितने स्लाइसेस होते हैं, कितने में कटता है, 8 पीस में कट जाता है, यस। अब मान लो आपकी मम्मी ने क्या किया, सारे पिज्जा के स्लाइसेस को ऐसे ऐसे निकाल दिया, हल्का निकाल दिया कि उठाने में आसानी हो। जब आपने खोला, जब आपने पिज्जा का ढक्कन खोला, तो आपने देखा कि सारे पिज्जा के स्लाइसेस अलग हैं। तो आपने क्या उसको अलग अलग पिज्जा का स्लाइस परसीव किया, या आपने उसको एज अ पूरा पिज्जा परसीव, आपने उसको एक पूरा पिज्जा परसीव किया सब पहले इंस्टेंस पे। क्या क्यों किया, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज को एज अ पार्ट में देखते हैं, तो उसका परसेप्शन हमारे एज अ होल के परसेप्शन से काफी अलग हो जाता है। और जब हम किसी भी चीज को एज अ होल परसीव करते हैं, एक पूरा चीज परसीव करते हैं, जैसे पिज्जा को एक हमने पूरा चीज परसीव किया, तो उस वो जो है उसका एक डेफिनेट फॉर्म होता है, एक उसका एक फिक्स्ड फॉर्म होता है, यस, कि वो सर्कल में ही है। उनके हिसाब से जो ये फॉर्म जो किसी एक होल ऑब्जेक्ट का होगा, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा फ्रॉम द सम ऑफ द पार्ट्स। इसका फॉर्म और इसका फॉर्म, दोनों का फॉर्म अलग अलग होगा, यही ये यहाँ पे भी कह रहे हैं, द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइज इन इट्स होल विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। अगर तुम इसको साथ में जोड़ोगे तो इसका फॉर्म इससे अलग होगा, भले ही इन सबको जोड़ के जो पार्ट का फॉर्म बनेगा वो बन जाएगा वैसा, लेकिन इसका फिर भी फॉर्म, जो इसका फॉर्म बनेगा और इसका फॉर्म बनेगा, दोनों का फॉर्म अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लो एक फ्लावर पॉट, गमला, फ्लावर पॉट, ठीक है, जिसमें हम फूल रखते हैं, है ना, वो उसमें जब हम बहुत सारे फूल को डालते हैं, तो जब भी हम फिक्स फ्लावर पॉट देखते हैं, तो फ्लावर पॉट को तुम क्या खाली परसीव करते हो, या उसमें बहुत सारे फूल डले हुए तब परसीव करते हो, बहुत सारे फूल डले हुए तब तुम उसको परसीव करते हो, हाँ कि ना। तो एक फ्लावर पॉट जब उसमें बहुत सारे फूल डले हुए हैं, तो हम उसको एज अ होल परसीव करते हैं। अब मान लो अगर सिर्फ फूल उनको उसमें से हटा दिया जाए, तो क्या फ्लावर पॉट होल नहीं लगेगा, लगेगा, फ्लावर पॉट स्टिल रिमेन्स अ होल। तो ये एक फ्लावर पॉट का कॉन्फ़िगरेशन है जो बस चेंज हुआ है। फ्लावर पॉट विथ फ्लावर एक कॉन्फ़िगरेशन है, एक परसेप्शन है, फ्लावर पॉट विदाउट फ्लावर एक अलग परसेप्शन। समझ में आया, यही यहाँ पे कहने का मतलब है। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन बन होगा एज अ होल, वो अलग होगा, जो पार्ट्स को मिला के एक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अलग होगा, और सिर्फ अगर हम पार्ट्स को देखें तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन अलग। उसी तरीके से यहाँ पे जो फ्लावर पॉट का एग्जाम्पल है, तो एक गमला है, गमले में अगर फूल रखे हुए हैं, तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन, एक इमेज हुआ, एक परसेप्शन हुआ। फ्लावर पॉट में कोई फूल नहीं है, तो फिर भी तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन हुआ ना, वो एक परसेप्शन तुम उसको कर सकते हो ना, परसीव कर सकते हो ना, यही कहने का मतलब है। अब गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला, जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो हमारे सेरिब्रल प्रोसेसेस हैं, वो किसी भी चीज को एक गुड फिगर या प्रेग्नेंस में परसीव करने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज को एक अच्छे फिगर, एक अच्छे स्टिमुलस में परसीव करने की कोशिश करते हैं, वो उसका मतलब डिफॉल्ट है ना। तो इसीलिए ये रीजन है कि क्यों हम हर चीज को एक ऑर्गेनाइज तरीके में ही परसीव करते हैं। तब तुम्हें समझ में आया कि किसी भी चीज को, अब ये वाला क्वेश्चन का समझ में आया तुम्हें, हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑर्गेनाइज इनटू अ मीनिंगफुल होल। वो इसी वजह से, क्योंकि हमारा सेरिब्रल प्रोसेस जो है वो डिफॉल्ट बाय नेचर हर चीज को एक अच्छे गुड फिगर या प्रेग्नेंस में परसीव करने की कोशिश करता है, एंड ड्यू टू दैट हम हर चीज को एक ऑर्गेनाइज तरीके में परसीव करते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इस फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन।
फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन, फिगर बैकग्राउंड सेग्रीगेशन, कुछ भी बोल सकते। फिगर एक डेफिनेट फॉर्म होता है, फिगर का एक फॉर्म है, फिगर की एक शेप है। जो फिगर तुम समझ रहे हो वो ये फिगर नहीं है। फिगर मतलब एक ऑब्जेक्ट है, फिगर एक स्टिमुलस है। तुम्हें डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी होता है, ये प्रॉब्लम है। ग्राउंड मतलब एक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की क्या कोई फॉर्म होता है या बैकग्राउंड की कोई शेप होती है? तो फिगर और ग्राउंड का सेग्रीगेशन, उन दोनों का अलग अलग करके भी तुम किसी भी चीज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से समझ सकते हो। जब भी तुम किसी सरफेस एक उसको देखते हो, मतलब तुम्हारे फ्लोर वगैरह को अगर तुम देखो, सरफेस को देखो, तो कुछ कुछ सरफेस के ऐसा जो फ्लोर देखो या कुछ भी ऐसा तुम ऊपरी परत का अगर कुछ भी देखो, तो तुम्हारे उसमें कुछ ऐसी चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी जो थोड़ी निखर के, जो थोड़ी उभर के आती है ना, स्टैंड आउट होती है एज अ सेपरेट एंटिटी। और कुछ कुछ ऐसी होती है जिसमें कोई ऐसा कुछ स्टैंड आउट सा फील नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम पेज है, जैसे ये पेज है, अब इस पेज पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, है ना? तो इस पेज पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें फिगर क्या है और ग्राउंड क्या है, तो मुझे बता सकते हो कि फिगर क्या है और ग्राउंड क्या है? ग्राउंड क्या हुआ? वाइट पेज। फिगर क्या हुआ? जो वर्ड्स लिखे हुए हैं। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं पेंटिंग ऑन अ वॉल, एक दीवार है उसके ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई, तो इसमें बैकग्राउंड क्या है और इमेज क्या है, फिगर क्या है? बैकग्राउंड तुम बोलोगे दीदी बैकग्राउंड वॉल हो गया, और फिगर जो है वो पेंटिंग हो गई, है ना? तो यहाँ पर यही चीज कि चाहे तुम्हारा वर्ड पेंटिंग या कुछ भी है, वो बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग है, वो बैकग्राउंड से उभर के आ रहा है, वो कंप्लीटली बैकग्राउंड से अलग है, उभर के निखर के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फिगर। और जो चीज स्टैंड आउट नहीं हो पा रही है, दैट इज कॉल्ड अ बैकग्राउंड, जो इमेज जो फिगर के पीछे होती है। अब ये एक है, अगर तुम थोड़ा सा और जूम इन कर दो, तो तुम्हें ये इमेज दिख रही है, ये वाली इमेज। अब तुम मुझे ये बताओ, इस इमेज में तुम्हें क्या दिख रहा है? कहो, तुम्हें क्या दिख रहा है इस इमेज में? तुम्हें क्या दिख रहा है? बोलो बोलो। इस इमेज में तुम बोलोगे दीदी हमें तो दो फेसेस, सिमेट्रिकल फेसेस दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर वाला, ये वाला चीज हमें दिख रहा है, आखिर ना? यस। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, वेरी गुड, तुमने डिसाइड कर लिया। अब मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि यहाँ पे फिगर क्या है और बैकग्राउंड क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कि दीदी बैकग्राउंड तो वो वाइट है, वो वाइट कलर का वो बैकग्राउंड है, और ये बैकग्राउंड है, और ये दोनों जो है, ये फिगर है, ये भी फिगर है, और ये बैकग्राउंड है, हाँ कि ना? यही बोलोगे ना? ये एक कंडीशन है। इसमें एक और कंडीशन है, कुछ लोग को दिख गया होगा, नहीं दिखा तो मैं बता दूं। तुमने बोला ये दोनों फिगर है क्योंकि ये दोनों इस बैकग्राउंड से स्टैंड आउट होके लग रहा है, तुम्हें दिख रहा है अच्छे से, उसका एक फॉर्म। क्या मैं ये नहीं बोल सकते, क्या हम ये भी नहीं बोल सकते कि कि ये एक फिगर है और ये दोनों बैकग्राउंड है? ये सेकंड कंडीशन। ये है आपका ड्यूबिन्स वास, वास वेस, व्हाटएवर यू से। ठीक है, रूबिन्स ने एक गमला बनाया, ये देखो, अब तुम्हें मैं गमला दिखाती हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों ही कलर बैकग्राउंड, तुम जो पहले देखते हो वो तुम्हारा परसेप्शन। तुम्हें सबसे पहले दिखाई दिया कि व्हाइट बैकग्राउंड पे दो ब्लैक कलर की इमेजेस एक स्टैंड आउट कर रही है, दैट इज वन फॉर्म ऑफ परसेप्शन, वो एक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है कि ब्लैक बैकग्राउंड पे
एक व्हाइट फिगर स्टैंड आउट कर रही है, ये रहा व्हाइट बैकग्राउंड, देखो। एक सेकंड ना, कहा था ना इंटरेस्टिंग है होती है साइकोलॉजी। अब समझ में आया, जो तुम्हारे लिए एक टाइम पे बैकग्राउंड था वो तुम्हारे लिए एक टाइम का फिगर भी बन गया। तो यहाँ पर दोनों ही चीज वाइस वर्सा है, तुम जिस तरीके से इसको देखना चाहो उसमें देख सकते हो। तो ये जो सेकंड वाला जो कंडीशन है जहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट इमेज स्टैंड आउट कर रही है, दिस इज अनदर कॉन्फ़िगरेशन। और पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या था कि व्हाइट बैकग्राउंड पे दो ब्लैक कलर की इमेजेस स्टैंड आउट कर रही है। तो आपके इस रूबिन वेस पे वास ही बोलते हैं, हाँ, वास पे दो कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? अब समझ में आया मैं तब से तुम्हें क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ? यस। तो तुम्हें अब समझ में आया कि गेस्टोल्ट साइकोलॉजी का प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि हम किसी भी चीज को एज अ होल देखते हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि हम किसी भी चीज को एज अ होल देखते हैं रादर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। सम ऑफ इट्स पार्ट मतलब अगर हम उस पार्ट्स को जोड़ दें तो हम उसको उस तरीके से परसीव नहीं करते, हम बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं, हम किसी भी चीज को एज अ होल परसीव करते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट आपका ये वाला गुड फिगर, प्रेगनेंस। किसी भी चीज को हम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, एक ऑर्गेनाइज्ड शेप, एक ऑर्गेनाइज्ड परसेप्शन में हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन की बात आ गई। इस फिगर ने, ये फिगर जो है ये ग्राउंड से सेग्रीगेट हो गया, या ये फिगर इस ग्राउंड से सेग्रीगेट हो गया, वट एवर यू वॉन्ट टू से, दोनों ही सही है। नाउ यही लिखा हुआ है, यू विल आइदर सी द वाइट पार्ट ऑफ द फिगर विच लुक्स लाइक अ वास, और द ब्लैक पार्ट ऑफ द फिगर विच लुक्स लाइक अ टूथ। दोनों ही सही, ऐसा नहीं इसमें कुछ गलत सही है। ओके, नाउ इस फिगर ग्राउंड के बारे में कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है जो तुम्हें पता होना चाहिए। सिंपल सी बात, देखो फिगर का एक डेफिनेट फॉर्म, एक डेफिनेट शेप है। क्या बैकग्राउंड का वो डेफिनेट शेप या कुछ बैकग्राउंड ऐसा कुछ है? नहीं। फिगर का एक डेफिनेट फॉर्म है, लेकिन बैकग्राउंड का कोई बैकग्राउंड फॉर्मलेस होता है, उसका कोई शेप, कुछ ऐसा आकार प्रकार नहीं होता। फिगर काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन बैकग्राउंड ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। यस। फिगर में एक प्रॉपर क्लियर कॉन्टोर मतलब आउटलाइन होती है। क्या बैकग्राउंड में आउटलाइन होती है? नहीं, वो कॉन्टोरलेस होता है। फिगर जो है बैकग्राउंड से स्टैंड आउट होता है, वो से निकल के ऐसा लगता है कि इट इज स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड। लेकिन बैकग्राउंड जो होता है वो हमेशा इमेज के फिगर के पीछे ही रहता है। जैसे हर औरत के पीछे, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही हर अच्छे फिगर के पीछे एक बैकग्राउंड का हाथ होता है। एंड फिगर जो होता है वो ज्यादा क्लियर, लिमिटेड और रिलेटिवली पास में लगता है, लेकिन बैकग्राउंड काफी दूर, अनक्लियर और अनलिमिटेड मतलब वो बिल्कुल फैला हुआ होता है। इसके ऊपर आपका या तो कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुम प्लीज नोट कर लो, एक क्वेश्चन इसके ऊपर 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। आइदर ऐसे ही लिख के आ जाएगा कि व्हाट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फिगर फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। तो what is differentiate between the figure and the background as per the gestalt, as per the परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर 5 पॉइंट्स का तुम्हें लिखना पड़ सकता है, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन ये आएगा एंड यू हैव टू राइट। यस, समझ में अब आया फिगर क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। देखो फिगर अगर फॉर्म में है, अगर उसका फॉर्म है तो उसमें आउटलाइन भी होगा, वो ऑर्गेनाइज भी होगा, वो थोड़ा लिमिटेड होगा, थोड़ा पास हमें लगेगा, और बैकग्राउंड से थोड़ा उभर के निकलेगा, बस यही बात है। सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है ना। ओके, नाउ इसी डिस्कशन के ऊपर ह्यूमन बींग्स जो हैं अपनी दुनिया को, जो भी उनके आजू बाजू जो भी चीजें हो रही हैं उन सब को एज अ होल ऑर्गेनाइज करते हैं रादर देन इन द डिस्क्रीट पार्ट। तो यही है गेस्टोल्ट साइकोलॉजी का मंत्र कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट।
मतलब the pizza as a whole is greater than the sum of the pizza slices. Gestalt psychology has given us several laws to explain how and why different stimuli in our visual field are organized into a meaningful whole object. तो ये हो गए तुम्हारे बेसिक कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारा इसके पीछे का सिद्धांत। तुम्हें सिद्धांत सारे समझ में आए। फॉर्म परसेप्शन, गेस्टॉल्ट ने क्या कहने की कोशिश करी, गुड फिगर क्या होता है, फिगर ग्राउंड से अलग कैसे है, ये सब समझ में आया। अब अपन लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, एक्चुअल कुछ प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे आप कोई भी चीज को एज अ होल परसीव करते हो। यस। सबसे पहला द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। बस आज हम इतना ही करेंगे, यहाँ तक करेंगे, फिर वी आर डन फॉर टुडे। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? पास, पास पास, है ना। प्रॉक्सिमिटी मतलब पास। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आता है एज इन थोड़ा साथ में रहता है, तो हम उसको एक ग्रुप में डालते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे डॉट्स, अब यहाँ पे डॉट्स तो अलग अलग हैं, लेकिन तुमने क्या किया, इन डॉट्स को क्लब कर दिया कॉलम वाइज। यस, 6 के रोज थे, 6 अलग अलग कॉलम थे, उसको तुमने दो रोज में, तुमने उसको दो कॉलम में, दो दो की कॉलम में तुमने उसको ग्रुप कर दिया। तो objects that are close together in space or a time are perceived as belonging together or as a group. तो ये जो 4.4 है, इसमें it does not look like a square pattern of dots. इसमें तुम्हें square pattern of dots नहीं लगेगा, square pattern of dots ये दिख रहा है तुम्हें ये square pattern of dots नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें ये rather ये तुम्हें एक series of column of dots लगेगा। या तुम इसको ये भी कह सकते हो कि ये एक रोज की उसमें भी लगेगा। क्या किया तुमने इसमें प्रॉक्सिमिटी में? तुमने बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में जो भी ऑब्जेक्ट थोड़े पास रहते हैं विद टाइम या इन स्पेस, कुछ भी इन किसी भी फैक्टर की वजह से, स्पेस हो या टाइम हो, अगर वो थोड़े पास रहते हैं तो तुम उनको साथ में एक ग्रुप में करते हो। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। समझ में आया? अब समझो द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। प्रिंसिपल ऐसे ऐसे करके चलते हैं या ऐसे ऐसे में चलना है? ऐसे चलना है या ऐसे चलना है? एक ही बात है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। स्मॉलनेस क्या होता है? इसके हिसाब से जो भी छोटे एरियाज होते हैं उसको हम फिगर समझते हैं, और बड़ा जो होता है उसको बैकग्राउंड समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या तुमने देखा, छोटी चीजों को हम, जो स्मॉल साइज का होता है उसको हम फिगर देखते हैं, और बड़े चीजों को हम बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। तो अगर तुम ये इमेज देखो तो तुम्हें ब्लैक क्रॉस ज्यादा तुम अच्छे से देख सकते हो देन अ वाइट क्रॉस विद इन अ सर्कल बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। स्मॉलनेस क्या, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक जो है ना वो थोड़ा वाइट से थोड़ा छोटा है, तो तुम्हें ब्लैक सर्कल, जो ब्लैक क्रॉस है, वो ज्यादा इजिली तुम्हें स्टैंड आउट करके नजर आएगा एज कम्पेयर टू द वाइट क्रॉस। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक है ना, दीज आर द फिगर एंड वाइट इज द बैकग्राउंड। तो ये फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन पे ही काम कर रहे हैं। ओके, समझ में आया? जो थोड़ा छोटा होता है वो फिगर होता है, और जो बड़ा होता है वो बैकग्राउंड होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी तो सिंपल सा है, जो भी चीजें सिमिलर लगती हैं, जिनका कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होता है, हम उनको साथ में ग्रुप कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के सिमिलर हैं और एक ही उनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको हम एक ग्रुप में परसीव कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे सर्कल है, स्क्वायर है, सर्कल है, स्क्वायर, अब ये ऐसा है, तो तुम इसको किस तरीके से परसीव करोगे? सर्कल, स्क्वायर, ऐसे में तुम इसको परसीव कर लोगे। तो जो छोटे छोटे सर्कल और स्क्वायर हैं वो लोग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उनके अंदर स्पेस दिया हुआ है। यस। तो इसी वजह से प्रॉक्सिमिटी अच्छे से इसमें आ नहीं पाई। तो तुम क्या कर सकते हो, इस चीज को करने के लिए तुम इन दो लोगों को ऑल्टरनेट कर दो। अगर तुम ऐसे देखो, इस तरीके से अगर तुम इस वाले एरिया में देखो तो ये एक इसमें नहीं आ रही है,
तो तुम वर्टिकली इनको एक ग्रुप में कर दो, सिंपल। तुम कैसे इसको परसीव कर रहे हो, इट्स टोटली यूनिक टू यू, इट्स टोटली अप टू यू, ओके। देन वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री क्या कहती है? सिमेट्री ये कहती है कि सिमेट्रिकल एरियाज जो होते हैं उसको हम फिगर समझते हैं देन अ asymmetrical बैकग्राउंड। तो दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट जो सिमेट्रिकल एरियाज होते हैं वो फिगर्स होते हैं rather than a asymmetrical background। जो asymmetrical क्या हुआ? सिमेट्री मतलब एक फॉर्म है, asymmetry मतलब उसका कोई फॉर्म नहीं है, वो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें the black areas are seen as a figure as they have a symmetrical property against their white asymmetrical background। मान लो ये एक्चुअली ना ये इतना वो है ना, मतलब प्रिंट इसका ऐसा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये बेसिकली क्या है, पीछे में जो तुम्हें व्हाइट दिख रहा है ना दैट इज बैकग्राउंड, लेकिन ब्लैक क्या है, एक फिगर है, इट इज स्टैंडिंग आउट, एक उसका फॉर्म है, एक उसका आकार है, उसका एक कॉन्टूर आउटलाइन है। तो ये व्हाइट बैकग्राउंड से थोड़ा सा उभर के निकल रहा है, हाँ कि ना। तो ये फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन पे काम कर रहा है, ये फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन पे काम कर रहा है, ये फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन पे काम कर रहा है, ठीक है। अब अपन लोग पढ़ेंगे एक प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को एक साथ, मतलब एक उसका तभी समझते हैं अगर वो एक कंटिन्यूअस पैटर्न में फॉर्म हो। तो इन तो जैसे कि हम ए बी और बी सी को जब आइडेंटिफाई करेंगे तो उन लोगों को ऐसा आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लोग एक ही लाइन है एज कंपेयर टू ये समझने के कि कैसे ये चार लाइन, कि कैसे ये चारों लाइन पी पे क्रॉस हो रहे हैं। तुम कैसा इसको समझोगे कि चार लाइन पी पे क्रॉस हो रही हैं या दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस फॉर्म है। इट इज योर परसेप्शन। सो वी आर मोर लाइकली टू आइडेंटिफाई टू लाइन्स A and B and C and D crossing than to identify four lines meeting at center। तुम किसी भी चीज को एज अ कंटिन्यू फॉर्म में देखो, ऐसे देखोगे, ये नहीं देखोगे कि ये एक ए पी पे पॉइंट कर रहा है, सी भी पी पे मीट कर रहा है, बी भी पी पे मीट कर रहा है और डी भी पी पे मीट कर रहा है, ये तुम नहीं देखो। तुम इसको देखोगे कि ये दो एक कंटिन्यूअस लाइंस जो क्रॉस कर रही है। यस, तो कंटिन्यू किसी भी चीज को हम साथ में ग्रुप तब करते हैं जब वो कंटिन्यू फॉर्म में होता है या कंटिन्यूअस पैटर्न में होता है। यस, एंड द सेकंड लास्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस का मतलब ये होता है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से वो एरिया जो दूसरों को सराउंड करते हैं, द एरिया सराउंडेड बाय अदर्स टेंड टू बी परसीव्ड एज अ फिगर। क्या मैंने कहा? एरियाज सराउंडेड बाय अदर्स टेंड टू बी एरिया जो एरिया जो दूसरे एक एरिया को पूरा पकड़ लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, उसके आजू बाजू रह जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिगर। अब तुम्हें यहाँ पे क्या फिगर लग रहा है, क्या इसमें बैकग्राउंड और क्या इसमें फिगर, मुझे ये बताओ, बोलो। यस, अगर किसी को यहाँ पे लिफ्ट दिख रहा है तो दैट इज द फिगर। तो द इमेज इन 4.9 लुक्स लाइक अ 5 फिगर्स, 1 2 3 4 5, ये 5 फिगर्स दिख रहे हैं अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड rather than the word lift। तो यहाँ पे तुम ये कह सकते हो, यहाँ पे भाई ये रूबिन्स वाला काम होगा। यहाँ पर तुम व्हाइट बैकग्राउंड को भी अज्यूम कर सकते हो कि व्हाइट बैकग्राउंड पे ऐसे ब्लैक इमेजेस हैं, या ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट इमेजेस से लिफ्ट लिखा हुआ है। योर परसेप्शन, हाउ यू आर परसीविंग इट। तो किस तरीके से तुम्हें क्या लगता है कि ब्लैक ने व्हाइट के एरिया को सराउंड किया है या व्हाइट ने ब्लैक के एरिया को सराउंड किया है? योर परसेप्शन। एंड द लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। इसमें क्या होता है, ये सिंपल सा है। अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसे इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ये, तो तुम इसको क्या बोलोगे कि अलग अलग ऐसे एरो है, या बोलोगे कि चलिए ये तो ट्राइंगल, ट्राइंगल है। तो कहने का मतलब क्लोजर में क्या होता है कि इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और तुम उसको कंप्लीट कर लेते हो, तुम उसको उसके गैप्स को फुलफिल कर लेते हो और उससे तुम उस ऑब्जेक्ट को पूरा परसीव करते हो एज कंपेयर टू इन पार्ट्स, एज अ होल परसीव करते हो देन इन अ सेपरेट पार्ट।
तो अगर तुम ये देखो तो यहाँ पे जो छोटे छोटे एंगल्स हैं उसको तुम एक ट्राइंगल देखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी टेंडेंसी है कि तुम कोई भी चीज को खाली नहीं देख सकते हो मेंटली, तुम उस चीज को भर देते हो एंड देन यू टेंड टू सी देम एज अ होल। यस, तो ये फिर तुम इस जो ये मिसिंग है ना इसको ऐसा ज्वाइन कर दोगे, ये यहाँ कर दोगे, ये यहाँ कर दोगे और ये यहाँ मेंटली करोगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अब इसको याद करने का तरीका, तुम्हें याद करने में हैक चाहिए कि तुम इसको इतना कैसे याद कर सकते हो कि कौन फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन पे काम करता है और कौन नॉर्मल काम कर रहा है। फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन के लिए यू हैव ट्रिपल एस, एस क्यूब, स्मॉलनेस, सिमेट्री, सराउंडेडनेस। क्या क्या मैंने बोला? स्मॉलनेस, स्मॉलनेस, सराउंडेडनेस, सिमेट्री, एस क्यूब। इधर तुम कैसे याद करोगे? प्रॉक्सिमिटी है, सिमिलैरिटी है, पी एस सी सी, पी एस सी सी। ओके, पी एस सी सी, पी एस सी सी मतलब क्या हुआ? प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, क्लोजर। पी एस सी स्क्वायर, पी एस सी, पी एस सी स्क्वायर एंड एस क्यूब। इजी। पी एस सी स्क्वायर क्या हुआ? P फॉर प्रॉक्सिमिटी, S फॉर सिमिलैरिटी, C फॉर कंटिन्यूटी एंड C फॉर क्लोजर। और S क्यूब का क्या मतलब हुआ? क्या हुआ? स्मॉलनेस, सिमेट्री, सराउंडेडनेस। ओके, सो विद दिस हम लोगों ने सब खत्म कर लिया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये है प्रिंसिपल्स, ये जो तुम्हें 7 प्रिंसिपल्स पढ़े ना, ये है सातों प्रिंसिपल जिसके ऊपर एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो तुम्हें यही लिखना पड़ेगा। ओके, so with this we have come to an end. That's all for today. Thank you so much for watching this video. First of all, आप लोगों को फिर से आप लोगों को हैप्पी संडे मुबारक हो। यस, जो भी अब आपका ऑलमोस्ट वैसे तो 6 बजने वाले हैं, है ना, तो चाय पियो, नाश्ता करो, एंजॉय करो, है ना। एंड देन हम लोग अब मिलेंगे कल, कल 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 मिलेंगे जहाँ पे अब हम इसका डेप्थ परसेप्शन शुरू करेंगे, डेप्थ स्पेस डिस्टेंस परसेप्शन शुरू करेंगे। ये भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। परसेप्शन इज हाईली इंपॉर्टेंट, मतलब परसेप्शन इन जनरल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो। टिल देन अगर कोई भी आपको कुछ डाउट हुआ, कुछ भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो, अपन लोग बात करेंगे। यस, एंड तुम्हें पता ही है मेल ऑलरेडी गिवन है और तुम्हारे पास इंस्टा भी है, इंस्टा आईडी भी दी हुई है, तुम वहां पे भी मुझे अप्रोच कर सकते हो। यस, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन अपना ढेर सारा ध्यान रखो एंड जल्दी ही मिलते हैं, अगले 24 घंटे में फिर से हम मिलेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।